हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। बेटा आज हम 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है वो स्टडी करेंगे, जो कि है लाइट। सबसे पहले हम लाइट वर्ड के बारे में जानते हैं। आपने काफ़ी बार सुन रखा होगा। इसका हिंदी मीनिंग होता है बेटा रोशनी या फिर प्रकाश। डे टू डे एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं सनलाइट, बल्ब, लाइट ऑफ बल्ब की लाइट है, उनके बारे में आपने सुना होगा। कैंडल लाइट है, ठीक है। यहाँ पर जो लाइट वर्ड है एक ऐसी एनर्जी से रिलेट करता है जो हमारी हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में। इसकी डेफिनेशन है, उसके बारे में हम जानते हैं बेटा। लाइट इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की फॉर्म है, ऊर्जा का प्रकार है। विच helps us to see the objects, जो हमारी मदद करेगा ऑब्जेक्ट्स को देखने में। या which give us sensation of sight, जो हमें एक तरीके से देखने की क्षमता है, एक तरीके से सेंस है, वो देता है, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसी होती हैं, एग्जाम्पल बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ लाइट का। आपने पढ़ा हुआ होगा, सुना हुआ होगा आमतौर से, ठीक है। जैसे कि सन है, वो एक क्या है, लाइट का सोर्स है। बल्ब है, कैंडल है, ये सभी क्या है, लाइट के सोर्स है, जिनसे हमें लाइट मिलती है। उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। जिनकी खुद की लाइट होती है उनको क्या भी बोल देते हैं बेटा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो हो जाती हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे आगे लाइट। नेक्स्ट इसी के अंदर जानेंगे बेटा रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है जो आपको 8th क्लास में है, 7th क्लास में आप स्टार्ट कर देते हैं स्टडी करना। उसके बारे में जानते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द फिनोमिना, या डायरेक्ट लिख सकते हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। बाउंसिंग बैक of light ray after striking on a polished surface। polished या फिर shiny surface, shiny surface। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, लाइट रे टकरा के वापस आ रही है, ये फिनोमिना क्या कहलाता है बेटा, रिफ्लेक्शन। जैसे आमतौर से हम देखें, अगर मान लो ये अपने घर के अंदर जो मिरर है वो कंसिडर कर लिया, इधर से हमने टॉर्च ली और टॉर्च की लाइट हम इस पार का इसके ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हैं, डाल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ जब लाइट रे जाएगी तो मिरर से टकराने के बाद वो यहाँ से बाउंस बैक होके दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। आमतौर से आपने ऐसा खूब देखा होगा, नहीं तो कर देख सकते। यही फिनोमिना क्या कहलाता है बेटा, रिफ्लेक्शन। कैसे हुआ, जैसे कि ये अपने पास मिरर है, नीचे इस टाइप से मैंने लाइन की है ड्रॉ, इसका मतलब इस साइड से पॉलिश है, ये पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिश सरफेस, यहां पर पॉलिश किसकी की जाती है, सिल्वर की करते हैं या फिर एल्यूमिनियम की करते हैं। सिल्वर अप्रोक्स 97% के अप्रोक्स लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। वैसे तो गिलास ही था, ये पॉलिश कर दी है तब ये क्या है, मिरर बन गया है। और एल्यूमिनियम अप्रोक्स 92-93% है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे ही इसके ऊपर लाइट रे गिरेगी, इस मिरर के ऊपर, ये ऊपर वाला रिफ्लेक्टेड सरफेस है, पीछे की तरफ पॉलिश है। जैसे ही यहाँ पर लाइट रे गिरेगी, यहां से टकराने के बाद ये दूसरी डायरेक्शन में है वो चली जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। यहां पर जो आने वाली किरण है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। यहां से टकराई है जिस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ए पॉइंट है, मान लो इसको हमने मान लो। और यहां से इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में जब लाइट रे चली गई तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको बोलते हैं नॉर्मल।
यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ये इंसिडेंट रे आई यहां पर टकराई और ये इसी मीडियम में वापस चली गई है, टकराने के बाद बाउंस बैक होके इसी मीडियम में वापस चली गई। इस फिनोमेना को कह देते हैं हम रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन ए पॉलिश सरफेस और शाइनी सरफेस। ठीक है, यहां पर ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, बीच में एक लाइन ड्रॉ की है नॉर्मल। यहां पर इसके कुछ लॉज भी हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उनको भी देख लेते हैं हम यहीं पर। मैं यहां पर लिख देता हूं, नोट डाउन कर देता हूं उनको। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज हैं बेटा। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन में लाई करती हैं। इसको भी जानेंगे, डिटेल में देखेंगे। दूसरा देख लेते हैं, यहां पर जो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इनके बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल का सिंबल है ऐसे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर सेकंड लॉ कहता है एंगल आई है ये बराबर होगा एंगल आर के। इनको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट लॉ है उसके बारे में देखते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं आपके सामने, एक बुक का एग्जांपल लूं या पेन ले लेता हूं मैं। जैसे कि ये ऐसे रे आई है, इंसिडेंट रे, ये प्लेन सरफेस है, मिरर है अपना, इंसिडेंट रे आई है ऐसे, यहां पर टकराई और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई। बीच में हमने 90 डिग्री के ऊपर ऐसे जो नॉर्मल है वो ड्रॉ कर दिया है। अब इस साइड से देखेंगे, अगर मैं इसको घुमा के आपको इस तरफ से दिखाऊं तो तीनों एक सीध में दिखाई दे रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। यही क्या मतलब है इसका, सेम प्लेन, मतलब एक ही सतह में एक ही सीध में दिखाई देंगे। ठीक है, सेकंड लॉ क्या था बेटा, एंगल आई है वो बराबर होगा एंगल आर के। ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री, ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री। ठीक है, एंगल सेम रहेंगे यहां पर। एक और चीज जानते हैं, यहां पर ये जो एंगल बनता है प्लेन मिरर के साथ, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर, इसको बोलते हैं ग्लेंसिंग एंगल, ग्लेंसिंग एंगल। ठीक है, आप ग्लेंसिंग एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो। जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, जैसे कि मान लो अगर आपको दे दिया है ग्लेंसिंग एंगल, दे दिया है यहां पर 40 डिग्री और आपसे एंगल आई पूछ लिया है, क्या होगा, सिंपल सी चीज है भाई, ये यहां तक ये 90 डिग्री है, ये टोटल 180 था, ये परपेंडिकुलर है यहां पर तो ये 90 डिग्री होगा। इसको या देखो, ये 90 है, ये ग्लेंसिंग एंगल दे दिया आपको 40 डिग्री, तो ये सिंपल बात है कितना बच गया, 50 डिग्री। ऐसे कुछ न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं आपके पास, उनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उससे आगे चलते हैं, हम जानते हैं कुछ चीजों के बारे में। रिफ्लेक्शन है, प्रीवियस क्लासेस में रिफ्लेक्शन की टाइप आपने देख ली होगी, ऐसी बात नहीं है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की टाइप है रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा, जब बेटा जो सरफेस है जहां से लाइट रे टकरा के वापस जानी है वो प्लेन हो, स्मूथ हो, तो यहां पर जब इंसिडेंट रे आएंगी पैरेलली तो वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल ही वापस चली जाती है। और अगर सरफेस रफ हो इस टाइप से और यहां पर जो एक तरीके से इंसिडेंट रे है वो पैरेलली आई है, लेकिन वो
रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलली ना जाके और इस टाइप से रेज है वो चली जाती हैं। इरेगुलर सरफेस के ऊपर या यूं कहे रफ सरफेस के ऊपर जो रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है, और जो स्मूथ और प्लेन सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम यहां पर मिरर के बारे में आगे जानते हैं। मिरर की दो टाइप होती हैं मेनली, प्लेन मिरर हमें जो स्टडी करनी है, और दूसरा है कर्व्ड मिरर या उसको बोल देते हैं स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर आपने देखा हुआ होगा जो अपने घरों में डेली हम यूज करते हैं, ठीक है, ड्रेसअप होने के लिए, वो क्या है, प्लेन मिरर है। स्फेरिकल मिरर है, इसकी आगे चल के दो टाइप हो जाती हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स मिरर, सेकंड है बेटा कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, कैसा होगा, कॉनकेव मिरर क्या होगा, कैसा होगा, इसको भी हम यहां पर डिटेल स्टडी में जानेंगे। यहां पर कैसी ये इमेज बनाते हैं। प्लेन मिरर का तो हमें पता है, सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगा, उससे पहले कुछ इमेज के बारे में जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होती हैं वो जानते हैं हम। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इनको जानते हैं। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन है वो हम देखेंगे। इमेज है बेटा वो क्या क्या हो सकता है, या तो इमेज रियल हो सकती है या वर्चुअल हो सकती है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे हम। या इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी या फिर इन्वर्टेड बनेगी। साइज उसका या तो लार्ज होगा या सेम साइज होगा या फिर स्मॉल साइज होगा। फोर्थ है लेटरल इन्वर्जन। इन सभी चीजों के बारे में बेटा हम जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। देखो सबसे पहले रियल और वर्चुअल का मतलब जानते हैं। रियल का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक जो सचमुच की रहेगी, और वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक आपने सुना होगा, कोई भी सीरियल वगैरह देखा होगा या फिल्म देखी होगी, उसके अंदर पहले से डिस्क्लेमर चलता है, इस जो भी धारावाहिक है इसके सभी पात्र काल्पनिक है। अगर उनका किसी घटना से कोई संबंध पाया जाता है तो वो मात्र एक संयोग होगा, ठीक है। मतलब वो उन्होंने माना है, वर्चुअली है वो, एक तरीके से काल्पनिक है, सचमुच में नहीं है वो, ठीक है। उन्होंने माना है कि भाई इस फिल्म में ये कैरेक्टर रहेंगे, उनकी कहानी है, किसी से मेल खा जाती है तो अलग बात है। कुछ फिल्म ऐसी होती हैं जो रियल बेस स्टोरी रहती है, उनकी अलग बात है। रियल और वर्चुअल का जानते हैं। सबसे पहले रियल इमेज कौन सी होती है और वर्चुअल इमेज कौन सी होती है। रियल इमेज विच कैन ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, जिसको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन किया जा सके, देखेंगे हम। और इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, जिसको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं किया जा सके, वो क्या हो जाती है बेटा, वर्चुअल इमेज, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं मान लो रियल इमेज की, एक जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर ये वाला है, ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। कैसे, आपने इतना तो देखा होगा, ये मिरर है, हम पीछे जाते हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट मारकर ये पीछे जाएगा तो इमेज भी इसकी पीछे जाएगी, देखा होगा प्रैक्टिकली, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आगे आता है तो इमेज भी उसकी आगे आती है। यहां पर कहने का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट का और मिरर का डिस्टेंस रहेगा उतना ही मिरर से और इमेज का डिस्टेंस रहता है। जैसे कि ये यहां पर मारकर 1 फीट आगे है तो हमें इमेज इसकी लगेगी मिरर के अंदर 1 फीट पीछे की ओर।
लेकिन वास्तव में अगर कोई दूसरा बंदा पीछे से देखे, मिरर के पीछे की तरफ देखे, तो क्या 1 फीट पीछे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। अगर वहां पर स्क्रीन लगाई जाए तो क्या इमेज बनेगी स्क्रीन के ऊपर? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो इमेज कैसी थी? वर्चुअल इमेज थी, काल्पनिक इमेज थी। ठीक है। जो रियल इमेज, जैसे कि कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, उसके अंदर रियल इमेज है वो आती है, या जैसे कि अपने फोन के अंदर अपनी फोटो है, ठीक है, या वीडियो है, ठीक है, या जो एल्बम है, हार्ड कॉपी होती है अपने पास फोटोज की, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है? रियल इमेज का। दूसरा इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट का मतलब सीधी, जो इमेज है प्लेन मिरर सीधी बनाएगा या फिर इन्वर्टेड बनाता है। लार्ज, सेम साइज, स्मॉल, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनाता है, सेम साइज की बनाता है, या फिर छोटी बनाता है। इसके बारे में भी यहां पर हम स्टडी करेंगे। और लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन होता है लेफ्ट राइट रिवर्सल। लेफ्ट राइट रिवर्सल मतलब कि लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा, और जो राइट है वो क्या बन जाएगा? लेफ्ट बन जाएगा। समझ गए बेटा इस चीज को? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इमेज की जो रहेंगी। प्लेन मिरर के अंदर भी देखेंगे, स्फेरिकल मिरर के अंदर भी हम ये चीजें कंसीडर करेंगे, देखेंगे कैसे क्या होती है। अब इनको आगे जानते हैं हम। यहां पर यहीं पर देख लेते हैं, चलो इनमें से इमेज कैसी होगी। जैसे कि प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है, ये प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट है जैसे, और उसकी इमेज है यहां पर बनी है। तो इसकी इमेज कैसी होगी उसके बारे में हम जान लेते हैं एक बार बेसिक। सबसे पहले ये वाला जो डिस्टेंस है मिरर से और ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज है, इसको डिनोट करते हैं यू से। और मिरर से और जो इमेज का डिस्टेंस रहेगा उसको डिनोट करते हैं वी से। सबसे पहला पॉइंट, यू और वी क्या रहेंगे? बराबर। ये अगर 1 मीटर पीछे ऑब्जेक्ट है तो 1 मीटर अंदर क्या मिलेगी? उसकी इमेज मिलेगी। सिंपल चीज है। ये 2 मीटर होगा तो ये भी डिस्टेंस 2 मीटर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, रियल और वर्चुअल कैसी होती है? वर्चुअल अगर पीछे अगर कोई स्क्रीन लगाए तो उसके ऊपर इमेज है, ये फॉर्म नहीं होगी, नहीं बनेगी। तो इमेज कैसी है बेटा? वो वर्चुअल इमेज है। उसके आगे देखते हैं रियल इरेक्ट और इन्वर्टेड। सीधी है, सीधी रहेगी, ये तो नहीं है कि सर नीचे हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इमेज कैसी बनती है? इरेक्ट। लार्ज, सेम साइज, स्मॉल, सेम साइज की इमेज बनती है। हाँ, लैटरल इन्वर्जन है, ये जरूर इसके अंदर होता है। अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हो और लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओगे तो उसमें कौन सा उठेगा? राइट, ठीक है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म होगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जानते हैं कर्व्ड मिरर है जो कि स्फेरिकल मिरर है, उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी? इमेज फॉर्मेशन इन, सबसे पहले कॉनकेव का जान लेते हैं। कॉनकेव मिरर, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसके 6 केस बनेंगे, देखते हैं उनको 1 बाय 1 हम यहां पर जानते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, उसकी इमेज कहां पर बनेगी, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ये चीजें हैं हम यहां पर नोटिस करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं स्टैंडर्ड रे डायग्राम। मैं ऊपर ही ऊपर बना देता हूं स्टैंडर्ड रे डायग्राम, जो हेल्प करेंगे आपकी इमेज फॉर्मेशन में। सबसे पहले मिरर के बारे में जान लेते हैं। एक मिरर ये होता है, जैसे ही हमने मान लो एक स्फीयर है अपने पास और इसकी कटिंग कर ली, बीच से काट लिया इसको, एक पार्ट है ये बन गया है, एक पार्ट ये बन गया। इसमें अंदर की तरफ से पॉलिश है और इसमें बाहर की तरफ से पॉलिश है। एक मिरर, इसको छोड़ दो एक बार, एक मिरर ये होगा, एक मिरर ये होगा, इनमें से एक कॉन्वेक्स होगा, एक कॉनकेव होगा।
ये जो अंदर की तरफ से है ये है पोलिश्ड सरफेस, ये बाहर है ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें क्या हो गया, जो आउटवर्ड है से ये पोलिश सरफेस है और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब कि जो शीशा है जिसके हम सामने खड़े होते हैं उसके पीछे की तरफ पॉलिश होती है, तो सामने वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका ये है और इसका ये है। इसका आउटवर्ड दिख रहा है हमें ऐसे इस तरफ, और इसका कैसे दिख रहा है, इनवर्ड। इनको याद रखने का तरीका, कौन सा कॉन्वेक्स होगा इनमें से, कौन सा कॉनकेव होगा। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव लाइक स्ट्रक्चर बनाए, पीछे से पॉलिश, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये ऐसा केव लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ये ऐसे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव। याद रख लेना इसको। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका ऐसे हो गया, अंदर से पॉलिश ऐसा सरफेस, ये केव तो नहीं बनी, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, इसको क्या याद रख लोगे, कॉन्वेक्स। केव लाइक स्ट्रक्चर कॉनकेव, अदर वन इज कॉन्वेक्स, ठीक है। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। इसके अंदर जानते हैं हम इमेज फॉर्मेशन क्या रहेंगी, कैसे रहेंगी। सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं स्टैंडर्ड रे डायग्राम। स्टैंडर्ड रे डायग्राम, स्टैंडर्ड रे डायग्राम किसके, कॉन्वेक्स के जान लेते हैं। यहां पर ही बना देता हूं, चलो एक बार बेसिक समझ लो पहले इसका। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये बीच से एक जो लाइन जाती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट से कट करती है उसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं बेटा, पोल। अगर यहां पर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे भेजते हैं, कॉनकेव की बात कर रहा हूं, इंसिडेंट रे आई जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक कॉमन पॉइंट से निकलती है, इस पॉइंट से निकलेंगी, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं बेटा, फोकस। अब ये पोल से लेके फोकस जितनी दूरी है, इतनी ही दूरी अगर आगे लेकर चलेंगे तो ये होता है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कि जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है उसका जो सेंटर होगा वही क्या होता है एक्चुअल में, सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फीयर से ही कट किया है मैंने, थोड़ी देर पहले कट करके बताया था इसको। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तो समझ गए, इधर लिख देता हूं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब फोकस से और पोल तक की डिस्टेंस, इसको जानते हैं फोकल लेंथ के नाम से, फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल की दूरी, मतलब कि ये क्या हो गई, सेंटर से और स्फीयर की दूरी की ये क्या कहलाती है, रेडियस ही तो होती है। तो इसको क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या रेडियस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिक सा डायग्राम है। अब इसके स्टैंडर्ड रे डायग्राम ऊपर देख लेते हैं हम। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस हो गया, ये यहां पर पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहां से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। इस पॉइंट को याद रखना है। जैसे कि यहां पर आई थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, तो वो कहां से चलेगी, फोकस। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेकंड डायग्राम हो गया ये यहां पर। अगर कोई रे फोकस से पास होती हुई जा रही है, इंसिडेंट है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। पैरेलल गई तो फोकस से निकल जाएगी, अगर फोकस से गई है तो वो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, अगर रे, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर रे हमने ऐसी डाली है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगी, वापस आ जाए।
सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। ये स्टैंडर्ड रे डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे यहाँ पर कि इमेज कैसी बनाता है, कॉनकेव मिरर कहां पर बनाएगा, ये सब चीजें हैं हम नोट करेंगे। इसके 6 केस हैं, वो 6 पढ़ेंगे हम। सबसे पहला केस, ये बार बार मेरे को ना बताना पड़े, ये पोल है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रिलेशन और बता देता हूं इंपॉर्टेंट, ये जो रेडियस होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली CP, ठीक है, ये डबल होती है किसका, 2f का। 2f का मतलब फोकल लेंथ का डबल। ये मान लो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4। इनका रिलेशन होता है R = 2f या F = R/2। ठीक है, कोई भी याद रख लो इनमें से। फोकल लेंथ का डबल होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, या रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है फोकल लेंथ। इस रिलेशन को ध्यान रखना, ये आगे काम आएगा, यहां पर तो कोई ज्यादा जरूरी है नहीं। अब यहां पर ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, उसकी इमेज कहां पर बनेगी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। इमेज रियल या फिर वर्चुअल, इन्वर्टेड या फिर इरेक्ट, और साइज उसका लार्ज, सेम या स्मॉल। और भी वर्ड यहां पर यूज करेंगे, उनको भी देख लेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखते हैं बेटा इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, इंफिनिटी, मतलब कि बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट रेज आ रही है। जैसे कि सन है, बहुत दूर है हमसे, उससे जो लाइट रेज आ रही है वो उसकी इमेज कहां पर बनेगी। तो जब सन से लाइट रेज आएंगी तो जो एक तरीके से इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर अपने पास ऑब्जेक्ट है, तो उससे आने वाली रेज क्या आएंगी, हमेशा पैरेलल रेज आएंगी। इस बात को मान के चलो। अगर डाइवर्जिंग नेचर की होंगी तो पहले डाइवर्ज हो जाएंगी, यहां तक आने से पहले। कन्वर्जिंग की होंगी तो कन्वर्ज हो चुकी होंगी। जो यहां पर पैरेलल रेज है वही यहां पर पहुंच पाएंगी। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट, हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, उसके लिए 2 रेज एनफ है अपने पास। 2 रेज अगर हमें पता लग गया कि यहां पर मिल रही है तो इमेज वहीं पर बनेगी। 2 से ज्यादा की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। ये नहीं है कि वहां से 2 ही रेज आ रही है, नहीं, बहुत सॉरी, इनफाइनाइट रेज आ रही है वहां से, सही बात है, लेकिन 2 रेज अगर हमें मिल जाए तो उससे पता लग जाएगा कि इमेज कहां पर बनेगी। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस से रेज आ रही है, वो पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है वो रे कहां से निकलेगी, फोकस से। फोकस से, और 2 रेज जहां पर मिलेगी वहीं पर क्या बन जाएगी, उसकी इमेज। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट के ऊपर, उसकी इमेज फोकस के ऊपर। अब इसकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ये एक्चुअल में रेज मिल रही हैं, रियल इमेज बनेगी। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहता है, ये याद रखना है। रियल ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा क्या रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। तो रियल प्लस इन्वर्टेड प्लस साइज इसका क्या होगा, हाईली एनलार्ज। हाईली एनलार्ज मतलब कि बहुत बड़ा होगा, या हाईली मैग्नीफाइड। सही बात है, नहीं, हाईली एनलार्ज तो क्या है, उसकी ऑब्जेक्ट है। यहां पर क्या हो जाएगा, हाईली स्मॉल से भी स्मॉल है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिमिनिश्ड। क्या वर्ड यूज करते हैं, डिमिनिश्ड। जो बेटा इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट था जिससे रेज आ रही है, जैसे कि सन है या स्टार है, उसकी उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे पास फोकस पर बनी है, पॉइंट साइज की बनी है। तो यहां पर लिख लेंगे उसकी हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड इमेज। ठीक है, दूसरा केस लेकर चलते हैं यहीं पर। ये अपने पास मिरर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट पर रख लिया। अब लिखते हैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे का रखा, बियॉन्ड सी,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी? सिंपल इन तरीकों से लेके चलो। एक रे पैरेलल गुजारो प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल गई है तो वो कहां से आ जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी रे फोकस से गुजार दो, दूसरी रे कहां से गुजार दोगे बेटा? फोकस से। और फोकस वाली रे क्या हो जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर इमेज बनेगी। ए बी से ऑब्जेक्ट को डिनोट कर देते हैं, ए डैश बी डैश से इमेज को डिनोट कर देते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, तो उसकी इमेज कहां बनी? बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। नेक्स्ट केस लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं थर्ड केस। एक बार खुद प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी के ऊपर रख दिया, बियॉन्ड सी रख दिया। अब कहां पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को? सी के ऊपर। चलो उसका इमेज है, उसका नेचर देख लेते हैं। नेचर देखना भूल गए। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है। रियल प्लस इन्वर्टेड, सिंपल है। रियल में रेज मिल रही हैं तो रियल इमेज बनेगी, वैसे ही इन्वर्टेड इमेज आपको दिखाई दे रही है, उल्टी इमेज है, ठीक है। तो उल्टी इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, वो ऑलवेज रियल होती है। वहां पर भी लिख रखा है मैंने। साइज क्या होगा इसका? स्मॉल। थर्ड केस में चलते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया है बेटा? ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनफाइनाइट बियॉन्ड सी, अब एट सी रख दिया है। यहां पर इमेज कैसी बनेगी? एक रे पैरेलल जो फोकस से चली जाएगी, एक रे फोकस से गुजारेंगे, फोकस से रे गुजरेगी तो क्या हो जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर क्या बन जाएगी? इमेज। ए बी ऑब्जेक्ट था, उसकी ए तो ये पॉइंट हो ही गया, ए बी डैश क्या बन गई? उसकी इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट कहां था? एट सी। इमेज भी कहां है उसकी? एट सी। कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, प्लस साइज क्या है उसका? सेम साइज। नेक्स्ट फोर्थ केस लेते हैं बेटा। यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी रख लिया है हमने। अब कहां रखेंगे? बिटवीन सी एंड एफ। यहां पर रख दिया ऑब्जेक्ट को। एक रे पैरेलल जाएगी जो कहां से निकल जाएगी बेटा? फोकस से निकल जाएगी। एक रे कहां से गुजारेंगे हम? फोकस से गुजारेंगे, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये ऐसे रेज हैं, ये चली गई हैं इधर। अब जहां पर ये रेज जाके मिल रही हैं, यहीं पर क्या बनेगी उनकी इमेज? ए डैश बी डैश। जब ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, उसकी इमेज कहां गई? बियॉन्ड सी। उसकी इमेज कहां गई बेटा? बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की ओर चली गई है। साइज क्या है उसका? रियल है, इन्वर्टेड है, ये तो है ही। साइज क्या है उसका? लार्ज। लार्ज इमेज बनी है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बिटवीन सी एंड एफ भी रख लिया, आप कहां रखेंगे? एफ पे। ये मिरर हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल है ही। ऑब्जेक्ट कहां पर रख दिया है? फोकस पे। सेम वही रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां चली जाएगी? फोकस से चली गई भाई साहब। अब दूसरी फोकस से गुजारते हैं हम, यहां पर फोकस से जाएगी नहीं, तो दूसरा केस कोई भी ले सकते हैं हम। उसको कहां से गुजार दें हम? पोल से गुजार दें। ये जो एंगल बनेगा, एंगल आई, उतना ही एंगल क्या होगा? आर, और ऐसे रे है वो चली जाएंगी। या दूसरी हम ऐसे गुजार दें कि वो टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जैसे कि मिरर को ऊपर की ओर बढ़ाएं, तो ऐसे जाए कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाए। तो इस रे को मान लो चाहे इसको मान लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रेज आपस में रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल हो गई। अब पैरेलल हो गई तो भाई साहब कहां मिलेंगी? वहीं पर इमेज बनेगी। अब पैरेलल रेज कहीं पर मिलेंगी नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि वो एक तरीके से इनफाइनाइट डिस्टेंस के बाद है आपस में मिल जाएंगे। जब ऑब्जेक्ट
एट एफ फोकस के ऊपर है तो उसकी इमेज कहां बनी, इन्फिनिटी के ऊपर। ये जहां पर मिलेगी इनफाइनाइट मान लिया हमने, डिस्टेंस मिल जाएंगी कहीं पर, चलती जाएंगी चलती जाएंगी। प्रैक्टिकली वैसे देखेंगे तो नहीं मिल रही है। अब इसकी इमेज कैसी होगी, रियल रेज जा रही है तो रियल इमेज इन्वर्टेड होगी ही होगी। साथ में इमेज कैसी बनेगी, हाईली मैग्निफाइड या हाईली एनलार्ज। हाईली मैग्निफाइड भी लिख सकते हो आप यहां। जो ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट था, जो एक तरीके से फोकस के ऊपर था या छोटा ऑब्जेक्ट था, मिरर तो इतना होगा, उसकी इमेज कहां पर बन रही, इनफाइनाइट के ऊपर बन रही है तो इमेज क्या होगी, अपने आप बड़ी होगी, इतनी दूर जाकर बन रही है। लास्ट केस इसका, ये आपको ध्यान से देखना है। ये अपने पास मिरर हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब केस में क्या लेके आए, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था, बियॉन्ड सी था, एट सी था, बिटवीन सी एंड एफ, एफ अब कहां पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, यहां पर। और यहां पर ऑब्जेक्ट है, सेम इमेज फॉर्मेशन के लिए वही रूल, एक रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, जो कहां से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी बेटा, इस पॉइंट से गुजर जाएगी, ठीक है। दूसरी रे या तो हम ऐसे गुजारे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे, या हम उसको पोल के ऊपर डालें एक रे, इतना ही एंगल यहां पर फॉर्म होगा, ये रे बनाएगा ऐसे ही, इतना ही एंगल। अब ये रेज है आपस में आगे की ओर जा रही है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ये रेज है रिफ्लेक्शन होने के बाद आगे डाइवर्जिंग नेचर की है, डाइवर्जिंग नेचर की तो कहीं पर मिलनी नहीं है, आगे कहीं पर मिलेंगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं इमेजिनरी लाइन से, जहां पर ये हमें मिलती हुई दिखाई देंगी वहीं पर क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश। ये लास्ट वाला केस था, इसमें ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया बेटा, बिटवीन पी एंड एफ, चलो ये रख ही दिया हमने यहां पे। इसकी इमेज कहां बनी, बियॉन्ड मिरर या बिहाइंड मिरर कर लो इसको, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। और इमेज कैसी है, रियल नहीं है बेटा, यहां पर इमेजनरी लाइन से बढ़ाई है, तो वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या रहेगी, इरेक्ट, या इरेक्ट इमेज है तो आप सीधा मान लो कि वो क्या है, वर्चुअल। साथ में साइज क्या है इसका, लार्ज, बड़ी ऑब्जेक्ट इतना, इमेज इतनी, ठीक है। तो ये है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो उसकी इमेज बनेगी फोकस के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की ओर रखेंगे तो बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख देंगे तो इमेज कहां चली जाएगी, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी जब ऑब्जेक्ट था तो उसकी बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट है तो उसकी बियॉन्ड सी। इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा था तो फोकस पे इमेज बन गई थी, फोकस पे रख दिया तो उसकी इमेज बन गई कहां, इन्फिनिटी के ऊपर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बन गई। हाँ, ये लास्ट वाला केस आपको अलग से याद रखना है, बिटवीन एफ एंड पी जब ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। ये है कॉनकेव मिरर के केसेस, इमेज फॉर्मेशन के, कैसी इमेज है वो फॉर्म होगी, कैसे वो बनती है। अब जान लेते हैं दो केस हैं कॉन्वेक्स मिरर के। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाएगा उनके बारे में हम अभी देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर का एक तरीके से डायग्राम देख लेते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या रहेगा, आउटवर्ड। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है भाई साहब, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट पोल हो गया। अब इसका फोकस किधर होगा, जैसे ही हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे यहां से भेजेंगे
भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसी तरफ हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सिंपल चीज है। हम मिरर के पीछे की तरफ तो जहां से पॉलिश हो रही है वहां तो जाके खड़े नहीं होते, कहां बनेगी हमारी इमेज? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे खड़े होंगे, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या यूं मान लो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट की इमेज आ रही है, यहाँ पे सॉरी रेज आ रही है, तो यहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऐसे चली जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये मिली नहीं मिली, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? इन रेज को ये कहां से आती हुई दिखाई दे रही हैं, अगर पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। दूसरी चीज, जिधर फोकस है, देखो ये इस टाइप की स्फेरिकल चीज का ही पार्ट लग रहा है, तो इसका सेंटर इधर तो होगा नहीं, इसका सेंटर कहां होगा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका राइट साइड में होता है। उसमें तो क्या था, कॉनकेव में बेटा फोकस भी रियल था, मतलब कि रेज आई यहां पर मिल रही हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो लेफ्ट साइड में ही थे। इसमें कहां चले गए? राइट साइड में। इसका फोकस का क्या हो गया? वर्चुअल। कैसे हुई? क्योंकि यहां पर उसमें तो फोकस के ऊपर रियल में रेज है वो कन्वर्ज हो रही थी, यहां पर रियल में कन्वर्ज नहीं हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, लेकिन कहां पर मिलती हुई दिखाई देंगी, यहां पर वर्ड यूज करेंगे अपीयर टू मीट। मिलती हुई कहां पर दिखाई देंगी? मिलती हुई दिखाई दे रही है, यहां पर रेज एक्चुअल में मिल नहीं रही है, यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो फोकस क्या होगा यहां पर? वर्चुअल फोकस। इसकी इमेज फॉर्मेशन जान लेते हैं, स्टैंडर्ड रे डायग्राम है, पहले वो देखते हैं। जैसे कि उसमें था लगभग सेम वैसा ही रहेगा। इसमें दो इमेज फॉर्मेशन ही होंगी, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, वैसा, ठीक है। यहां पर अगर पैरेलल रे आई है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो एक्चुअल में तो ऐसे चलेगी, लेकिन जब उसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वो कहां से आती हुई दिखाई देगी? फोकस से आती हुई दिखाई देगी। कहां से आती हुई दिखाई देगी कि भाई ये कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। डॉटेड लाइन से हम मिलाएंगे इसको। उसमें क्या था? पैरेलल रे आई थी, वो एक्चुअल में फोकस से पास हो गई थी, इसमें फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी, मिलती हुई दिखाई देगी, एक्चुअल में नहीं मिल रही। दूसरा पॉइंट क्या था? अगर एक ऐसी रे गुजारी हमने जो फोकस से जा रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई थी? पैरेलल। अब इसमें कोई ऐसी रे गुजारी हम जो आगे जाके फोकस पर जाती हुई दिखाई देगी ऐसे, तो वो आगे तो जाएगी नहीं, लेकिन यहां पर रिफ्लेक्शन होने के बाद वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो इसमें हो रही थी, सेम केस। थर्ड था इसमें, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट जा रही है, रेज जा रही है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचेगी नहीं, ये बात सही है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे? हम रे ऐसी लेंगे यहां पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा सके, मतलब उसकी सीध में हो, जाएगी नहीं वैसे वहां पे, तो यहीं से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में है रे, वो डायरेक्ट उसी लाइन ऑफ पाथ से वापस चली जाएगी, उसी पाथ से वापस चली जाएगी। स्टैंडर्ड रे डायग्राम देखते हैं हम यहां पर, उसके बाद है वो हम चीज जानेंगे। स्टैंडर्ड रे डायग्राम क्या हो गया बेटा? ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे आई पैरेलल वापस चली जाएगी, लेकिन वो कहां से आती हुई दिखाई देगी? फोकस से। एक रे ऐसी गुजारी हमने जो फोकस के ऊपर चली जाती, लेकिन वो रिफ्लेक्शन जा सके मतलब, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं से क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा केस यहां पर क्या है? एक ऐसी रे गुजारे हम जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा सके, लेकिन वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नहीं जाएगी, जाएगी कैसे? पीछे कहां जाएगी रे? लेकिन वो ऐसे लगेगी पीछे जा रही हो, तो वो यहीं से सेम इसी पाथ से वापस आ जाती है। इसमें रे डायग्राम देख लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन क्या रहेगी कॉन्वेक्स मिरर की, ये चीज हम यहां पर जानते हैं बेटा। देखो बेटा, ये अपने पास कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है।
ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक तो केस होगा इसमें ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा, इंफिनिटी के ऊपर, उसकी इमेज कहां बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे वो भी जानेंगे। जब इंफिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो सिंपल चीज है, वहां से रेज कैसी आ रही है, पैरेलल, और पैरेलल रेज यहां पर टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाएंगी, लेकिन कहां मिलती हुई दिखाई देंगी, पीछे की ओर एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देंगी जो कि है फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी के ऊपर तो उसकी इमेज कहां बनी, एट एफ, और वर्चुअल लाइन से बनी है, वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट रहती है, सीधी रहेगी। साइज क्या है इसका, पॉइंट साइज। जो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से, इंफिनिटी डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट है, उससे जो रेज आ रही हैं और उसकी इमेज पॉइंट साइज की बनी, फोकस पर बन रही है तो पॉइंट साइज की है, तो क्या हो गया, ये हाईली डिमिनिश्ड है, इसको पॉइंट साइज का बोल दो। दूसरा केस रहेगा यहां पर ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, पोल और इंफिनिटी के बीच में। जैसे कि यहां पर केस बना देता हूं मैं, ये हो गया पोल, ये आगे इंफिनिटी है ही, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर इमेज कैसी बनेगी, जैसे कि यहां पर ले लिया मैंने ऑब्जेक्ट, एक रेज आएगी पैरेलल, पैरेलल गई है तो वो वापस डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन कहां से आती हुई दिखाई देगी, फोकस से आती हुई दिखाई देगी बेटा। और फोकस से जो रे आ रही है, दूसरी रे कहां से गुजारेंगे, रे हम ऐसे गुजारेंगे कि वो कहां से जाए, प्रिंसिपल सॉरी पोल से होके जाए, इतने ही एंगल से, ये एक्चुअल में तो डाइवर्ज हो जाएगी, ये एंगल आई, ये एंगल आर, लेकिन ये अगर पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट से मिलती हुई दिखाई देगी, जहां पर मिल रही है या मिलती हुई दिखाई दे रही है वहीं पर क्या बनेगी, उसकी इमेज। तो ऑब्जेक्ट जब कहां था, बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, इंफिनिटी डिस्टेंस से लेके पोल के बीच में कहीं पर भी हो, उसकी इमेज कहां बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। कैसी रहेगी वो आपको साफ साफ दिख रहा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, साइज क्या है उसका, स्मॉल साइज है। यहां पर ये इमेज फॉर्मेशन है बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब जानते हैं हम कुछ, यहां पर इमेज कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है, उसकी जो इमेज बनी है उसकी नेचर क्या होगी, वो हम एक फॉर्मूले से ही हम पता लगा सकते हैं। उससे पहले हम कुछ जानते हैं, साइन कन्वेंशन के बारे में जानेंगे। एक मिरर फॉर्मूला होता है जिनसे हम इन चीजों का पता लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उससे पहले हम जानेंगे यहां पर बेटा, जो कुछ अपने पास जो प्लेन मिरर है, सॉरी प्लेन मिरर का तो कोई खास बात नहीं है यहाँ पे, जो स्फेरिकल मिरर है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, उनके कुछ साइन कन्वेंशन है वो हम जानेंगे कि उनकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको क्या लेंगे, इमेज डिस्टेंस है उसको क्या लेते हैं। यहां पर एक बार जानते हैं हम, ये है अपने पास कॉनकेव मिरर, ये इसका हो गया पोल, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दूसरा यहां पर ले लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ये बीच से लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर जान रहे हैं हम साइन कन्वेंशन के बारे में, साइन कन्वेंशन इनके बारे में हम जान रहे हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट होती है, जैसे कि यहां पर ऑब्जेक्ट रखी गई ए बी से, जिसको डिनोट करते हैं, यहां पर भी मान लो ऑब्जेक्ट रखी गई ए बी, यहां पर ऑब्जेक्ट है, उसकी जो हाइट है या उसका साइज है उसको करते हैं एच से डिनोट, या किसी बुक के अंदर एच नोट से भी मिल सकता है या एच ओ से भी मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। और जैसे कि इसकी इमेज बनी यहां पर ए डैश बी डैश, इमेज को डिनोट करते हैं एच डैश से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, एच डैश से, या कहीं पर आपको एच आई भी मिल सकता है, बाकी एच है, एच डैश है, इससे डिनोट कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी के अंदर केस हो जाएंगे, जैसे कि यहां पर है ए डैश बी डैश, इसकी इमेज। साइन कन्वेंशन क्या जानना है हमें,
कौन सी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, कौन सी पॉजिटिव लेंगे, कौन सी नेगेटिव लेंगे, ताकि अपना आंसर आ सके। देखो बेटा, सभी डिस्टेंस है वो पोल से मेजर की जाएंगी, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो। पोल से जो राइट साइड वाली डिस्टेंस होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर राइट वाली, वो पॉजिटिव ली जाएंगी, लेफ्ट वाली ली जाएंगी नेगेटिव। इससे पोल से ऊपर की तरफ यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ ली जाएंगी पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ ली जाएंगी नेगेटिव। ऊपर की पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव, राइट की पॉजिटिव, लेफ्ट की नेगेटिव। ये केस कब रहेगा? जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में प्लेस किया गया है, जो आमतौर से हम करते हैं। मतलब कि यहां पर जो रे आएंगी वो कैसे आ रही हैं? लेफ्ट साइड से आ रही है, राइट साइड की तरफ। तो लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही हैं, तो पोल से राइट की तरफ सारी पॉजिटिव और पोल से लेफ्ट की तरफ सारी नेगेटिव। यहां से भी जो रेज आ रही है वो लेफ्ट टू राइट आ रही है, तो पोल से राइट तरफ की सारी पॉजिटिव और लेफ्ट की नेगेटिव। यहां पर हम जानते हैं, इसका ही बात करेंगे केवल कॉनकेव की। यहां पर h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे बेटा? पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ। नीचे की ओर इमेज बन रही है उसकी h डैश, उसको क्या लेंगे? नेगेटिव। लास्ट वाले केस में ऊपर की ओर बनता है, उसमें पॉजिटिव ले लेंगे, ध्यान रखना ये बात को। अब पोल से और फोकस, ये फोकल लेंथ कहलाती है। पोल से लेफ्ट की तरफ है, फोकल लेंथ क्या लेंगे? नेगेटिव। पोल से लेफ्ट की तरफ ही इसकी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस। रेडियस भी क्या लेंगे इसकी? नेगेटिव। और क्या बच गया? ठीक है, हाँ। अब ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ था, ये वाली डिस्टेंस ये कहलाती है u, जो मैंने प्लेन मिरर के अंदर भी बताया था आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहां पर इमेज बनी है, यहां से लेके यहां तक की पोल की डिस्टेंस कहलाएगी v। तो u क्या होगा यहां पर? पोल से लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, v भी पोल से लेफ्ट की तरफ नेगेटिव। ये यहां पर याद रखना। इसके लास्ट वाले केस में ये चीजें कुछ बदलेंगी। जो राइट साइड में इमेज चली जाती है तो उसमें इमेज क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इमेज इसमें इन्वर्टेड है नीचे की तरफ, उसमें ऊपर की तरफ रहेगी, तो एच डैश भी क्या हो जाएगा? उसमें पॉजिटिव। ये बात याद रखना है आपको। अब इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर एच क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट इधर ही प्लेस है, पोल से ऊपर की तरफ, लेफ्ट में जरूर है। ये डिस्टेंस ऐसे हो जाएगा, ये यू कहलाएगा, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है। ऑब्जेक्ट यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव, लेफ्ट की तरफ है। इसकी इमेज कहां बनी? v डिस्टेंस, जो इमेज की डिस्टेंस होती है, जैसे कि ये राइट साइड में है पॉजिटिव, फोकल लेंथ इसकी राइट में पॉजिटिव, और क्या रह गया? रेडियस इसकी पॉजिटिव। इस टाइप से हम कंसिडर करेंगे। हाँ, एच डैश हाइट ऑफ इमेज, या यूं कहें साइज ऑफ इमेज, राइट साइड में बन रहा है वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो v हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज। ऊपर की तरफ बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये आपको साइन कन्वेंशन है वो याद रखने हैं, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो इनका यूज करोगे। अब यहां पर एक फॉर्मूला हमने जान लिया है, मिरर फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है जो हमारे काफी काम आएगा इस चैप्टर के अंदर, वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, या उसको मैग्निफिकेशन भी बोल देते हैं। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ भी बोल दो इसको, एक ही चीज है ये। मतलब कि जैसे कि लास्ट वाले केस की बात करूं, मान लो f यहां पर था, p यहां पर था, ऑब्जेक्ट यहां पर थी, उसकी इमेज ऐसे बनी थी। तो इमेज का साइज दे दिया है, मान लो आपको 6 सेंटीमीटर की इमेज बनी, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी? 2 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया? 6/2, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट से 3 गुना लंबी है या 3 गुना बड़ी है साइज में इमेज। ठीक है, ये होता है मैग्निफिकेशन। या आपको मैग्निफिकेशन दे देगा
आपसे हाइट ऑफ इमेज है या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी पता कर सकता है। इसको एक फॉर्मूले में और रख लेते हैं, इसको m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच तो होता है, ये माइनस वी बाई यू से भी हम मैग्निफिकेशन है वो निकाल सकते हैं। माइनस वी मतलब कि यहां पर डिस्टेंस क्या रहेगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका भी निकालने का एक तरीका है, अगर आप समझना चाहो तो इसको समझ सकते हो कि ये फॉर्मूला कैसे आया। जैसे कि एक केस था अपने पास, यहां पर उसकी ऑब्जेक्ट थी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, यहां पर उसकी इमेज बनी मान लो। ठीक है, यहां पर अब एक लाइन चाहिए, फोकस से गुजार दो, यहां पर ये वाली लाइन पोल से गुजार दो, पोल की रिक्वायरमेंट कर लेते हैं हम, इसको फोकस वाली को छोड़ दो एक बार के लिए। पोल से गुजारी, पोल से गुजारेंगे तो इतने एंगल से ये आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन को ही ले लो आप, ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे इमेज तो यहीं पर इस रे के द्वारा बनेगी या फोकस से गुजारेंगे तो बनेगी, लेकिन हम ये ट्रायंगल चाहिए हमें, ए बी पी और ए डैश बी डैश और पी। देखो यहां पर ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, दो एंगल, एक एंगल बराबर हो गया, दूसरा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये ट्रायंगल मतलब कि ट्रायंगल ए बी पी, ये वाली बड़ी वाली ट्रायंगल, ये वाली, ये सिमिलर है कुछ किसके साथ, ए बी पी यहां पर लिया है हमने, तो ए डैश बी डैश पी, क्योंकि भाई तीन एंगल, दो एंगल बराबर हो गए, मान लो ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो तीसरा अपने आप बच जाएगा। कितना बच गया, 60 और 90, वैसे 180 होता है 30 डिग्री। दूसरा भी ये ट्रायंगल भी कैसा है, इसमें एक 90 हो गया, एक 60 हो गया, तो ये कितना बच गया, 30 डिग्री। ठीक है, दोनों ट्रायंगल छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन रेशियो इनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां पर अगर हम देख के चलेंगे, जैसे कि ये वाला है ए डैश बी डैश, ये वाला ले लेते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये बराबर होगा, इनका रेशियो बराबर होगा किसके, ए डैश पी अपॉन ए पी, इनके बराबर होगा। और ए डैश बी डैश क्या लिख सकते हैं हम, ए डैश बी डैश एच डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए बी क्या हो गया ऊपर की तरफ, ए बी हाइट ऑफ, सॉरी हाइट ऑफ इमेज हो गया ए डैश बी डैश, ए बी क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए डैश पी ये डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस यहां से लेके, और ए पी क्या हो जाएगा, यू। यहां पर नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज नीचे की तरफ बन रही थी, तो ये नेगेटिव साइन आएगा, सिंपल चीज है। यहां पर डिस्टेंस ये भी नेगेटिव, इमेज का भी और ऑब्जेक्ट का भी नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, जो ये चीज थी ये क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। मतलब कि पहले से ही m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच था, इसको एच डैश बाई एच रख लो, तो ये नेगेटिव साइन वहां चला जाएगा, वो तो उधर से कैंसिल हो गए थे, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये फॉर्मूला ऐसे आया है। इससे आगे हम जानेंगे बेटा रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, रिफ्रैक्शन कहां से हो सकता है, क्या कॉन्वेक्स और कॉनकेव अपने पास लेंसेज है वो होंगे, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब एक मीडियम से दूसरे, तो बेटा यहां पर रिफ्रैक्शन क्या हुआ, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी तो बेंड हो जाती है। कैसे होता है, क्या होता है,
ये देखते हैं, जैसे कि अपने पास बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट passes फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यहां पर दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट होंगे, ये बात याद रखना है हमें, तभी लाइट है वहां पर एंटर करती है, नहीं ओपेक मीडियम में कहां से लाइट एंटर करती है। देखो बेटा, जैसे कि यहां पर एयर है और नीचे ले लिया हमने ग्लास स्लैब, ग्लास कांच, तो कहना क्या चाहते हैं कि जैसे ही लाइट एंटर करती है यहां पर, लाइट रे आई, इंसिडेंट रे आई, तो वो लाइट को जाना चाहिए सीधी, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, आपने पहले सुन रखा होगा, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, मतलब लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जाना तो उसको सीधे ही चाहिए, ऐसे लाइट रे आई है तो वो ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन वो क्या करती है, यहां पर एक लाइन डालें, इसको जिसको नॉर्मल बोलेंगे, परपेंडिकुलर रहेगी जो इस ग्लास स्लैब के, ये जाना तो इसको सीधे चाहिए रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के हिसाब से, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। इसी फिनोमिना क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्रैक्शन। यहां पर लाइट है, उसकी बेंडिंग हुई है, रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है, वो किधर मुड़ेगी, टुवार्ड्स नॉर्मल मुड़ती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि कौन से मीडियम है। मीडियम दो टाइप के होते हैं यहां पर, एक होता है बेटा रेयर मीडियम, एक होता है जिसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम आप एक तरीके से मान सकते हो जो हल्का रहेगा, थोड़ा सा घना कम रहेगा, गाढ़ा कम रहेगा। डेंसर जो एक तरीके से घना मीडियम होता है, गाढ़ा होता है एक तरीके से, जैसे कि कंपेयर करें एयर के अंदर वाटर के अंदर, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स है क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो वाटर क्या हो गया यहाँ पर, डेंसर मीडियम, ठीक है, वाटर से ज्यादा है डेंसिटी किसकी होती है, एक तरीके से ग्लास की, तो ग्लास वहां पर क्या हो गया, वाटर से डेंसर मीडियम, ठीक है। कौन सा घना है, यहां पर जब लाइट रे एंटर करती है एयर टू ग्लास, तो वो क्या होता है, ग्लास में जब जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। दूसरी चीज, जैसे ही लाइट रे यहां पर जा रही है ऐसे बेंड होके, और ये इस मीडियम में अब इसको ऐसे जाना चाहिए, ये यहां पर नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, लेकिन जैसे ही ग्लास से वापस से यहां पर एयर मीडियम आ गया है, रेयर मीडियम आ गया है, तो वो यहां पर नॉर्मल की तरफ मुड़ने की बजाय या सीधी जाने की बजाय वो यहां से अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, वो बैंड हो जाती है। यहां पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, वो बैंड हो गई है। यहां पर मेनली क्या बोल देते हैं, लाइट रे जो ऐसे जानी थी और यहां पर एक मीडियम से पास होके दूसरे मीडियम में वापस उसी मीडियम में आने पर यहां पर लाइट रे है थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ लाइट, पैरेलल शिफ्टिंग। अब यहां पर क्या हुआ बेटा, जब एयर से और ग्लास में जा रही है, मतलब कि रेयर टू डेंसर जाएगी, तो वो किधर बैंड हो जाएगी, टुवार्ड्स नॉर्मल। क्यों होगी वो भी देखेंगे हम। जब वो डेंसर टू रेयर जाएगी तो वो किधर बैंड हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। जैसे कि यहां पर जानी ऐसे थी, लेकिन वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है, ये कहलाती है ये चीज। रिफ्रैक्शन ही हुआ है यहां पर भी, लेकिन वास्तव में जो रे ऐसे जानी थी, ये जो एक्चुअल में जानी थी, अब वो रे आगे चल के ऐसे जाएगी, कुछ लाइट है वो शिफ्ट हो गई है पैरेलली, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग, ठीक है। ये भी जान गए हैं हम किधर लाइट रे बैंड होगी, किस मीडियम में किससे जाएंगे तब बैंड होगी। यहां पर इसके कुछ लॉज हैं, इसको एंगल I1 मान लिया है, इंसिडेंट एंगल है, यहां पर एंगल क्या मान लिया है, R1, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये क्या हो गया यहां पर I2, इसके लिए तो ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, तो यहां पर इससे आगे के लिए तो ये इंसिडेंट रे ही होगी, और यहां पर इंसिडेंट रे है तो इसका वो क्या मान लिया गया, इस एंगल को I2।
और ये जो एंगल रहेगा अब इसको क्या मान लिया गया है R2, या E से भी बात करते हैं इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस, या R2 एंगल से आप मान सकते हैं। यहां कुछ लॉज हैं इसके, वो देखेंगे हम। सबसे पहले लॉज क्या है इसका, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जैसे कि उसके अंदर देखा था, ये इंसिडेंट रे रहेगी, एक बार मैं बता देता हूं वापस से पेन लेके। ये इंसिडेंट रे रहेगी, ये ऐसे नॉर्मल हो गया यहां पर, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। अगर इधर से देख रहे हैं तो हमें ऐसे दिखाई दे रही है, लेकिन अगर इस साइड से देखेंगे तो तीनों एक सीध में दिखाई देंगे। उसका मतलब क्या है बेटा, सेम प्लेन। दूसरा लॉ क्या है यहां पर, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, इनका रेशियो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्या हुआ, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, ये एंगल आई कितना होगा, मान लो ये है 45 डिग्री और ये है एंगल मान लो 30 डिग्री, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है तो कम ही होगा, सिंपल चीज है, ठीक है। तो ये एंगल है, इनका रेशियो एक मीडियम के लिए सेम होगा हमेशा, ठीक है। जो सेम मीडियम है उसके लिए एयर टू ग्लास ही है, तो यहां पर रेशियो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ये चीज कांस्टेंट रहेगी, स्नेल्स लॉ के नाम से भी ये चीज है वो जानी जाती है। यहां पर इसको कैसे भी जान सकते हैं, यहां से हम देखें, यहां पर एक बार देख लेते हैं रिफ्रैक्शन हुआ वो किसके कारण से हुआ, रिफ्रैक्शन जो एक्चुअल में हुआ वो किसके कारण से हुआ है। यहां पर जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट रे जाती है तो उसकी वेलोसिटी है, या यूं कहे स्पीड है, वो चेंज हो जाती है। वेलोसिटी और जो स्पीड यहां पर चेंज हुई है उसके कारण से ये लाइट की बेंडिंग हो गई। वेलोसिटी चेंज होते हुए क्या हुआ, यहां पर वेलोसिटी का भी एक तरीके से न्यूमेरिकल कर लेंगे हम, उसके बारे में जानेंगे। यहां पर जब वेलोसिटी चेंज होती है वो किसके कारण से, यहां पर जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है उसकी वेवलेंथ बदल जाती है, ये चेंज हो जाती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की वो चेंज नहीं होती, नॉट चेंज। उसके कारण से उसकी स्पीड है वो बदल जाती है, वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है। वेवलेंथ आपने पढ़ रखा होगा, या समझा देता हूं, ये वाली जो लेंथ है एक क्रस्ट की और एक ट्रफ की जो लेंथ, ये कहलाती है वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड। अब पहले मान लो ये वेवलेंथ थी, अब हो गई है मान लो ये वेवलेंथ, छोटी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सेम है, नंबर ऑफ वेव एक सेकंड में उतने ही जाएंगे। तो इसमें तो डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रही थी, इसमें कम डिस्टेंस कवर हो रही थी। कम डिस्टेंस कवर होगी तो उसकी वेलोसिटी भी क्या है, कम हो जाएगी, सिंपल चीज है। इसके साथ में और जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे हम यहां पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेट करेगा डेंसिटी ऑफ मीडियम, कितना मीडियम दूसरा घना था, हाई डेंसर था, वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से भी डिनोट करते हैं। यहां पर NC/V एक फॉर्मूला ये देखेंगे, एक न्यू यहां पर देखेंगे न्यूटन न्यू/1 V1/V2, ये चीज देखेंगे यहां पर, देखते हैं समझते हैं इनको। देखो बेटा, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये ऊपर वाला फॉर्मूला है, कब काम आएगा, जब लाइट रे एंटर कर रही है, कहां से, एयर से और ग्लास के अंदर, या ऊपर क्या मीडियम होना चाहिए, एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। तब ग्लास रे एंटर, लाइट रे एंटर करती है, चाहे मीडियम ग्लास में करे, डायमंड में करे, वाटर के अंदर करे, किसी से भी करे, लेकिन कहां से आ रही है वो, एयर टू वैक्यूम। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम सिंपली, जैसे कि यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का होता है 1.5, n इज इक्वल टू, इसको फॉर्मूले को एक बार के लिए भूल जाओ, n इज इक्वल टू 1.5, मतलब कि जो ग्लास है वो 1.5 गुना ज्यादा डेंसर होता है, किससे बेटा,
एयर से या यूं कहे वैक्यूम से। सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या यूं कहे 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। इस चीज को हम यहाँ पर देख, अब जैसे बेटा यहीं पर चेक करते हैं कि जब एयर या वैक्यूम से लाइट आ रही है, जब वो गिलास के अंदर एंटर करती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, इस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पर v है, उसका पता लगाएंगे, ये फॉर्मूला है अपने पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इतनी लाइट की स्पीड होती है एयर और वैक्यूम में। और जो वेलोसिटी है सेकंड मीडियम में कितनी होगी उसको पता लगाना है, तो v यहां पर चला जाएगा और 1.5 यहां पर डिवाइड में आ जाएगा। 1.5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। भाई 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आती है, 3 आएगी। तो ये क्या हो गया, अपने पास क्या आंसर आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जब एयर या वैक्यूम से लाइट चल के आई अपने 1.5 गुना ज्यादा घने मीडियम के अंदर, हाई डेंसर मीडियम के अंदर, ग्लास के अंदर, तो उसकी वेलोसिटी यहां पर क्या हो गई, कम हो गई है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड क्या हो गई, यहां पर कम हो गई है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाने के कारण से। दूसरा जो फॉर्मूला मैंने बताया था μ21 v1/v2, ये इसको भी निकाल सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ये कब यूज करेंगे, जब एक मीडियम, चाहे एयर वैक्यूम है वो तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ये लगा दो। ये मीडियम मान लो वाटर हो और ये मीडियम क्या है, ग्लास, तो यहां पर वेलोसिटी v1 क्या लेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। यहां पर क्या ले लेंगे दूसरा मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आ जाएगा अपना जो भी है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो तो इनके बीच का रिलेशन है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, मतलब कि एक मीडियम से दूसरे का। ये है एब्सोल्यूट, मतलब कि किसके साथ रिलेट करेंगे, इसमें एयर और वैक्यूम के साथ करेंगे, उनमें 2 मीडियम कोई भी हो सकते हैं यहां पर। ठीक है बेटा, उसके बाद है रिफ्रैक्शन है, इसका कंप्लीट हो गया है। रिफ्रैक्शन और हमें कहां से देखने को मिल सकता है, आपको पता होगा या आपने सुन रखा होगा। प्रिज्म का एग्जाम्पल तो आपने आसानी से सुना हुआ होगा, जब लाइट रे गई है तो यहां से लाइट रे वो बैंड हो गई है, डिस्पर्जन हुआ है लाइट रे का। वो भी यहां पर क्या हुआ, जो व्हाइट लाइट थी वो एक लाइट से नहीं मिलकर बनी, वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन होती है, और वो 7 कलर है अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण से वहां पर स्प्लिट हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। अब जानते हैं बेटा लेंसेज के बारे में। लेंसेज 2 टाइप के होते हैं, एक है कॉन्वेक्स, और इस टाइप का जो केव लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा थोड़ा सा, जैसे कि उसके अंदर हमने याद रखा था कॉनकेव। ये हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया बेटा कॉनकेव। अब इनके अंदर, अब ये लेंस है, इसका मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास से बने हुए हैं, कांच से बने हुए हैं। अब इनसे लाइट रे जो पास हो जाएगी आसानी से, जिसके कारण से जो इमेज फॉर्मेशन होगी उनको हम स्टडी करेंगे। क्या क्या इमेज फॉर्मेशन होंगी इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।